हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सोनू। लर्न वाइज सोनू यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम देखेंगे आर्टिकल। आर्टिकल के कितने सारे रूल होते हैं जिनके द्वारा हम आर्टिकल को बनाते हैं। और दोस्तों ध्यान दीजिए कि ये जो है आर्टिकल, ये आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है और साथ ही ये जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिए कि आर्टिकल के सारे इन्फॉर्मेशन जो होती है दोस्तों, आर्टिकल किसे कहते हैं, आर्टिकल के कितने सारे रूल हैं, वो सारे का चर्चा आज हम करेंगे इस वीडियो में। तो ध्यान दीजिए। चलिए सबसे पहले आप देख रहे हैं, आप ध्यान दीजिए, आप देख रहे हैं कि आर्टिकल किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आर्टिकल किसे कहते हैं इसका मैं परिभाषा बताऊँ तो आप आर्टिकल जानते हैं कि आर्टिकल एक ऐसा शब्द होता है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। और दोस्तों आर्टिकल यह डिफाइन करता है कि नाउन और प्रोनाउन जो है वो किस प्रकार का है। यदि नाउन जो हो या प्रोनाउन जो हो सिंगुलर काउंटेबल ना हो तो उसके आगे ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये रूल को आप ध्यान दीजिए। देखिए रूल में बताया गया है ए, एन और द को आर्टिकल कहा जाता है। देखिए मॉडर्न इंग्लिश में इसे डिटरमाइनर के अंतर्गत रखा गया है दोस्तों। जो आर्टिकल जो चैप्टर है वह मॉडर्न इंग्लिश में आप देखिएगा तो इसे डिटरमाइनर चैप्टर के अंदर रखा गया है, जो आप देख रहे हैं। चलिए तो अब देखते हैं कि आर्टिकल कितने प्रकार के होता है। देखिए आप देख रहे हैं कि आर्टिकल, देखिए दोस्तों आर्टिकल जो होता है दो प्रकार का होता है, एक निश्चित डिफिनिट आर्टिकल और एक होता है इनडिफिनिट आर्टिकल। और आपको मैं बता दूं, डिफिनिट आर्टिकल जो होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है। या इसी को आप ऐसे करके बांट लीजिए कि आर्टिकल जो होती है दो प्रकार की होती है। पहला को मैं कह सकता हूँ स्पेशल, इस स्पेशल आर्टिकल, और दूसरा होता है जनरल आर्टिकल, या इसी को कहिए डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल। तो ध्यान दीजिए, आप देख रहे होंगे ये देखिए डिफिनिट आर्टिकल हो गया और ये इनडिफिनिट आर्टिकल हो गया। तो चलते हैं आगे, चलते हैं कि डिफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं, इनडिफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, इन सारे रूल को आगे हम देखेंगे। तो देखिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे इनडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग यहाँ बताया गया। देखिए इनडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग अनिश्चितता को बोध कराने के लिए किया जाता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जो इनडिफिनिट आर्टिकल होता है वो उससे अनिश्चितता का बोध होता है। और यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पे ध्यान दीजिए, देख रहे हैं कि डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग निश्चितता का बोध कराने के लिए किया जाता है। इसका मतलब क्या है हम आगे समझते चलेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए जैसे कि अनिश्चितता और निश्चितता क्या होता है इसे समझाने के लिए मैं कुछ उदाहरण लिया हूँ। आप ध्यान दीजिए, जैसा कि समझ लीजिए, आप ऐसे समझिए कि आप एक घर में, आप अपने कमरे में बैठे हुए हैं अपने घर में, और बाहर से मान लेते हैं कि बाहर से कोई राम नाम का एक लड़का आता है और आपका डोर बेल जो है, जो घर का दरवाज़ा का जो डोर बेल होता है वो बजाता है। आप जो है अपने घर से गेट पे निकल करके आते हैं और देखते हैं कि बाहर एक लड़का खड़ा है जो आपके फादर को खोज रहा है। तो सोचिए कि अपने फादर से जाकर, जो आपके घर में बैठे हुए हैं पिताजी, उनसे जाकर आप क्या कहिएगा, आप यही कहिएगा, ध्यान दीजिए, आप क्या कहिएगा कि पापा, ध्यान दीजिए पहला लाइन को, इस लाइन को आप समझिए, पापा एक या कोई लड़का दरवाजे पर है। ध्यान दीजिए, यदि उस लड़का के बारे में आप पहले से जानते हैं कि वो राम है, या तो उसके बारे में आप पहले कभी देखे हैं, जो कभी आपके घर में इसके पहले भी आया हो, तो आप सेकंड वाला लाइन कहिएगा। देखिए ये वाला, पापा वो लड़का दरवाज़ा पर है, पापा वो लड़का दरवाज़ा पर है। इसका मतलब ये हो रहा है दोस्तों, उस लड़का को पहले से आप जानते हैं। अब बाकी एक में देखिए, इसमें देखिए, इसमें आप देख रहे हैं कि पापा कोई या एक लड़का दरवाज़ा पर है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इसमें है दोस्तों पापा वो लड़का दरवाज़ा पर है। इसका मतलब इससे, इस लाइन से क्या हो रहा है, इससे आप देख रहे हैं
तो निश्चितता का, इससे अनिश्चितता का बोध हो रहा है। ध्यान दीजिए दोस्तों, इससे क्या है कि अनिश्चितता का बोध हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, अनिश्चितता का बोध हो रहा है, जबकि इससे क्या हो रहा है, निश्चितता का बोध हो रहा है, निश्चितता का बोध हो रहा है। अब देखिए इसका जब हम इंग्लिश में लिखेंगे पहला को, ध्यान दीजिए, पापा एक या कोई लड़का दरवाजे पर है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए लिखेंगे पापा ए बॉय, पापा अ बॉय इज एट द डोर, पापा अ बॉय इज एट द डोर। अ बॉय का मतलब हो रहा है एक लड़का या कोई लड़का। ठीक उसी प्रकार इसमें देखिए, इसमें आप ध्यान दीजिए, पापा वो लड़का दरवाज़ा पर है, इसमें इसका मतलब ये हो रहा है दोस्तों, लड़का जो है उसको आप पहले से जानते हैं, इसका मतलब निश्चित है वो, उसके बारे में आप पहले से जानते हैं। तो इसको हम बनाएंगे तो लिखेंगे पापा द बॉय इज एट द डोर, जो लड़का है वो दरवाजे पर है। द बॉय का यहाँ प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए, यहाँ पे द बॉय का प्रयोग किया गया है और यहाँ पे ए बॉय का प्रयोग किया गया है। ए जो है अनिश्चितता को बताता है और द जो है निश्चितता को बताता है। चलिए ठीक है, और भी आगे एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि देखिए एक एग्जाम्पल मैं यहाँ लेता हूँ, यहाँ देखिए इस एग्जाम्पल को आप देखिए, यह एक किताब है, इसको सिंपल भी लिखेंगे दिस इज ए बुक या दिस इज अ बुक। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे अ का प्रयोग किया गया है, जबकि नीचे लिखा गया है यह वही किताब है। इसको आप क्या लिखिएगा दोस्तों, इसको आप लिखिएगा दिस इज द बुक, द बुक यहाँ लिखेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो किताब है इसके बारे में पहले से निश्चित है, यह वही किताब है, दिस इज द बुक। जबकि दोस्तों इसमें आप देखिए यह एक किताब है, एक जनरल बात है, तो दिस इज ए बुक। तो समझिए दोस्तों, जहाँ पे निश्चित हो जाए तो उसके आगे हम द लगाते हैं, और जब जनरल बात रहती है तो उसके लिए ए का प्रयोग हम करते हैं। चलिए और भी आगे बात है, देखिए जैसे कि ध्यान दीजिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए हिंदी देखिए आप, कोई लड़का या एक लड़का ऐसा रहे तो आप लिखते हैं ए बॉय, क्योंकि यहाँ पे निश्चित नहीं है। जब वही ऐसा आ गया, ध्यान दीजिएगा कि वही लड़का, तो वही लड़का है, इसका मतलब है द बॉय। ठीक नीचे लिखते हैं, देखिए कोई या एक मिस्टर कपूर, इसका मतलब हो रहा है दोस्तों कि ए मिस्टर कपूर, कोई मिस्टर कपूर आया है, ए मिस्टर कपूर। कोई या एक मिस्टर वर्मा, तो ए मिस्टर वर्मा। ठीक उसी प्रकार से आगे देखते हैं, यदि रहता दोस्तों कि वही मिस्टर वर्मा वही मिस्टर कपूर, तो द लगता। तो चलिए अब ए एन का प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, इन सारे बातों को ध्यान में रखते हैं। देखिए पहला रूल है, ए एन का प्रयोग उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है जिससे किसी अनिश्चित व्यक्ति, जानवर या वस्तु का बोध होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ए एन का प्रयोग उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे जिससे किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या जानवर का बोध होगा। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता कौन है दोस्तों, तो आप नाउन पढ़े होंगे 5 प्रकार का। पहला पढ़ा होगा आपने प्रॉपर नाउन, दूसरा पढ़ा होगा आपने कॉमन नाउन, ध्यान दीजिए दोस्तों कॉमन नाउन, और तीसरा आपने पढ़ा होगा कलेक्टिव नाउन, और चौथा आपने पढ़ा होगा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। इसके बाद पढ़ा होगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और उसके बाद पढ़ा होगा दोस्तों मटेरियल नाउन, 5वां मटेरियल नाउन। तो ध्यान दीजिए आप कि इसमें आप देख रहे हैं प्रॉपर नाउन जो है दोस्तों, ये प्रॉपर नाउन ए जो होता है दोस्तों, इसके आगे कभी भी आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये जो है दो हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए, ये और ध्यान दीजिए, अब ये जो देख रहे हैं आप, ए वाला और ए वाला, ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये क्या है, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। ये जो है यदि इसमें सिंगुलर काउंटेबल का बोध होता है तो हम इसमें ए एन का प्रयोग करेंगे, जबकि प्रॉपर नाउन के आगे ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, भाववाचक संज्ञा इसको कहते हैं, इसमें इसे हम गिन नहीं सकते हैं, इसे एक भाव जैसे ईमानदारी, चालाकी, रेड, ये सब क्या है दोस्तों, इसे हम गिन नहीं सकते हैं, बस देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं।
तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन इसको हम कहते हैं। मटेरियल नाउन को भी हम गिन नहीं सकते हैं दोस्तों, जैसे कि वो दूध, चावल, ये सब क्या होता है, मटेरियल नाउन होता है। तो इसके आगे भी ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ध्यान दीजिए, हमें पहला लिखा गया था कि ए एन का प्रयोग उस काउंटेबल नाउन कहने का मतलब कॉमन नाउन या तो कलेक्टिव नाउन के पहले होता है जिससे किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, जानवर का बोध हो। ये पहला रूल है दोस्तों। देखिए दूसरा रूल है, इस सारे का हम एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को सॉल्यूशन करवाएंगे, पहले आप ध्यान दीजिए रूल को। दूसरा रूल कह रहा है यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, जैसा कि कोई संज्ञा है उसके आगे विशेषण आ जाए, नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो ए एन का प्रयोग होता है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला में आप देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए कह रहा है सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। देखिए दोस्तों, ये ब्यूटीफुल जो है उस लड़की की सुंदरता को बता रहा है। यदि ब्यूटीफुल के बाद गर्ल नहीं होता तो ए का प्रयोग दोस्तों नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल जो है यहाँ पे देख रहे हैं लड़की, लड़की जो है एक जातिवाचक संज्ञा होता है। तो यहाँ पे हम सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल लिखेंगे, वह एक सुंदर लड़की है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों आगे देखेंगे, देखिए ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। ऑनेस्ट का मतलब होता है दोस्तों ईमानदार, वह एक ईमानदार लड़का है। तो ईमानदार जो है विशेषण है, लेकिन बॉय जो है नाउन है, तो यहाँ पे ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं, मोनू इज एन आइडियल बॉय। देखिए आइडियल जो है उसका विशेषण बता रहा है मोनू का, कि वो जो आदर्श लड़का है, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे दोस्तों। चलिए अगला रूल है, उस पर ध्यान दीजिए आप। अगला रूल कहता है यदि नाउन के पहले, ध्यान दीजिए, यदि नाउन के पहले एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव हो तो ए एन का प्रयोग करते हैं। अब ये क्या है दोस्तों, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव। जैसे कि देखिए ध्यान दीजिए, इस लाइन में आप ध्यान दीजिए, सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ देखिए ब्यूटीफुल जो है दोस्तों उसका विशेषण बताता है, विशेषता बता रहा है वो सुंदर है, लेकिन सुंदर का भी विशेषता बता रहा है वो बहुत सुंदर है। मतलब वेरी जो है दोस्तों, ध्यान दीजिए, वेरी जो शब्द है, ये जो देख रहे हैं, ये विशेषण का भी विशेषण बता रहा है, विशेषता बता रहा है। इसका मतलब ये जो हो गया क्रिया विशेषण है। तो ध्यान दीजिए, तो क्रिया विशेषण एडवर्ब है अब प्लस विशेषण अर्थात एडजेक्टिव है। तो एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव किसी नाउन के पहले आता है दोस्तों, तो वहाँ पे ए एन का प्रयोग हम करते हैं। जैसे कि हम कुछ उदाहरण देते हैं, देखिए नीचे ध्यान दीजिएगा, सी इज एक्सटर्मली ब्यूटीफुल गर्ल। सी इज एक्सटर्मली ब्यूटीफुल गर्ल, आप यहाँ देख रहे हैं ब्यूटीफुल जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो है विशेषण है, विशेषता बता रहा है वह। अब देखिए दोस्तों, वहाँ पे एक्सटर्मली जो आप देख रहे हैं, एक्सटर्मली का मतलब होता है अत्यंत या तो बेहद। जैसे कि सी इज एक्सटर्मली, वह अत्यंत सुंदर लड़की है, या तो इसी को हम कह सकते हैं वह बेहद खूबसूरत लड़की है। इसका मतलब हो रहा है दोस्तों, ब्यूटीफुल जो है एक विशेषण है और विशेषण का भी एक विशेषता बता रहा है कि बेहद खूबसूरत है। इसका मतलब ये हो गया कि एक्सटर्नली जो हो गया एडवर्ब हो गया और ब्यूटीफुल जो हो गया एडजेक्टिव हो गया। तो इसके आगे हम ए या एन का प्रयोग हम करेंगे दोस्तों। अब देखिए सी इज, यहाँ क्या लिखेंगे, एन, सी इज एन एक्सटर्नली ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ इसमें दोस्तों एन का प्रयोग होगा। उसके ठीक नीचे आप देखिए, सी इज अ वेरी क्लेवर बॉय। यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए, क्लेवर का मतलब होता है चालाक। चालाक जो है दोस्तों उसका विशेषण है, विशेषता बता रहा है, लेकिन क्लेवर भी बहुत है, अधिक, वेरी मतलब कि वह बहुत चालाक है। तो वेरी जो हो गया एडवर्ब हो गया और क्लेवर जो हो गया एडजेक्टिव हो गया। तो एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव का आगे लगेगा ए और एन कब, जब जब उसके पीछे कोई नाउन हो। तो यहाँ बॉय जो है एक संज्ञा हो गया, तो इसके आगे दोस्तों ध्यान दीजिए, इसके आगे ए का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हम ए का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला रूल पे हम चलते हैं। देखिए सबसे मेन रूल यही है दोस्तों, ध्यान दीजिए इसको। यहाँ देखिएगा कि इनडिफिनिट आर्टिकल ए एन का प्रयोग
यदि शब्द स्वर ध्वनि से प्रारंभ हो तो एन का प्रयोग करते हैं। यदि कोई नाउन या प्रोनाउन है, उसका जो प्रारंभिक शब्द है वो स्वर ध्वनि अर्थात वॉवेल साउंड हो, तो उसके आगे दोस्तों हम एन का प्रयोग करते हैं। और यदि शब्द व्यंजन ध्वनि कॉन्सोनेंट स्वर हो, कॉन्सोनेंट साउंड हो, तो हमें ए का प्रयोग करते हैं। अब देखिए आपको बताते हैं कि वॉवेल साउंड कौन होता है और कॉन्सोनेंट साउंड कौन होता है। जैसे देखिए आप देख रहे होंगे, देखिए स्वर ध्वनि, स्वर ध्वनि आप देखिए, स्वर ध्वनि जैसे कि आई जो हो गया दोस्तों, आप ये जो देख रहे हैं ये सारे जो हैं ध्यान दीजिए स्वर ध्वनि है। और दोस्तों ध्यान दीजिए व्यंजन ध्वनि, जो इस आ ई को छोड़ करके बाकी सब जो है व्यंजन ध्वनि है। आप यहाँ पे देख रहे हैं क ख ग घ अंग, ये सारे जो देख रहे हैं आप, ये सारे देखिए ये सारे क्या है, तो व्यंजन ध्वनि है। और अब देखिए ये सारे क्या है, तो व्यंजन ध्वनि है। इन सब के आगे क्या लगता है, तो ए लगता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ जैसे कि मैं दिया हूँ, ध्यान दीजिए आप। यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी है, तो इसके आगे क्या लगेगा दोस्तों, तो आप मीनिंग को देख कर मत जाइए कि यहाँ यू से शुरू हुआ है, आप इसे ध्यान दीजिए। यदि आप इसका हिंदी आप लिखेगा तो यूनिवर्सिटी ऐसे लिखाएगा, ध्यान दीजिए यूनिवर्सिटी, जो कि यू से या से शुरू हो रहा है दोस्तों। और या जो है एक कॉन्सोनेंट साउंड होता है, तो इसके आगे ए लगेगा दोस्तों, ए यूनिवर्सिटी। ठीक उसी प्रकार चलिए अगला एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट मैन है दोस्तों, इसको यदि आप हिंदी में लिखिएगा तो इसका उच्चारण जो है दोस्तों अ से होगा, ऑनेस्ट अ, इसका उच्चारण अ से होगा। इसका मतलब है इसके आगे एन का प्रयोग होगा दोस्तों। हाँ लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यदि दोस्तों ऑनेस्ट केवल रहता, मैन नहीं रहता, मान लिया जाए कि यहाँ से मैन को हम हटा दें दोस्तों, तो क्या होगा पता है। देखिए जैसे कि मान लिया जाए कि ये मैन जो है नहीं है, यहाँ पे केवल ऑनेस्ट है, तो यहाँ पे कोई भी ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये केवल विशेषण है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के आगे कभी भी ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो चलिए अगला रूल पे हम चलते हैं। देखिए दोस्तों अगला रूल है, ध्यान दीजिएगा, जब वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह होता हो तब इसके पहले ए एन का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, रहेगा तो वर्ब, लेकिन उसका वर्ब की तरह प्रयोग ना होकर के नाउन की तरह प्रयोग होता है, तो उसके आगे हम ए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला आप देखिए, माई फादर हैज गोन फॉर अ वॉक। माई फादर हैज गोन फॉर अ वॉक, इसका मतलब हो रहा है दोस्तों मेरे पिताजी घूमने के लिए गए हैं, मेरे पिताजी घूमने के लिए गए हैं। तो यहाँ दोस्तों घूमना जो है, यहाँ घूमना जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वर्ब की तरह प्रयोग नहीं हो रहा है, बल्कि एक नाउन की तरह प्रयोग हो रहा है। तो माई फादर हैज गोन फॉर, देखिए यहाँ पे अ बाग है, आ ए का प्रयोग करेंगे। ठीक उसी प्रकार आगे चलते हैं, आगे देखिए, आगे हम देख रहे हैं, देखिए देखिए दूसरा है, आई वांट टू हैव अ रेस्ट। रेस्ट या तो इसी की जगह रह सकता है, अ बाथ, अ ड्रिंक नाउ। तो पहले हम देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए, क्या पहले हम देखते हैं कि आई वांट टू हैव अ रेस्ट नाउ, तो इसका मतलब हुआ आई वांट टू हैव अ रेस्ट नाउ, मुझे अभी आराम चाहिए। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये जो है रेस्ट जो है यहाँ पे नाउन की तरह प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ ए रेस्ट होगा, अ रेस्ट होगा। ठीक उसी प्रकार दोस्तों जो वाथ है, वी ए टी एच, आई आई वांट टू हैव अ बाथ नाउ, मैं अभी स्नान करना चाहता हूँ। तो यहाँ जो है दोस्तों स्नान जो है एक कह सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रयोग हो रहा है वो नॉन की तरह प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ ए बात होगा। अ ड्रिंक उसी प्रकार है दोस्तों, आई वांट टू हैव अ ड्रिंक नाउ, मुझे अभी ड्रिंक चाहिए। इसका मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ जो ड्रिंक है, यहाँ पे क्या है, तो एक है तो ऐसे वर्ब, लेकिन यहाँ पे नाउन की तरह प्रयोग हो रहा है, इसके आगे ए का प्रयोग होगा। ठीक उसी प्रकार ये सारे हैं। तो देखिए दोस्तों अभी तो इसके आगे और भी है, जैसे कि आगे हम अगला वीडियो में मैं बताऊंगा दोस्तों। ध्यान दीजिए कि फ्रेजल वर्ब, बहुत सारे फ्रेजल वर्ब हैं जो फ्रेजल वर्ब के अंदर ए और एन का प्रयोग किए जाते हैं,
तो कुछ फ्रेजल वर्ब है उसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में उसको शामिल करेंगे। चलिए रूल आप देख लिए हैं दोस्तों। आप एक किताब ले लीजिए, वो किताब है ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर का आता है दोस्तों। वो बुक का हम सारे एक्सरसाइज करवाने वाले हैं। तो देखिए अभी इसका हम रूल बताए हैं और ठीक इसका जस्ट कल सारे पहला एक्सरसाइज होगा। एक्सरसाइज ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज 4 है दोस्तों। इसको आप बनाइए और इसका हम आंसर एक्सरसाइज 4 का कल हम सॉल्यूशन कर देंगे। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।